everyone, welcome to GeoIS. This is the lecture on post-Mauryan age. Guys, post-Mauryan age में जाने से पहले हमें ये पढ़ना होगा और हमें ये समझना होगा कि मौर्यन एम्पायर ने डिक्लाइन क्यों किया था। इन द लास्ट क्लास मैंने अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। आई हैड डिस्कस्ड इन डिटेल विथ यू अबाउट बिंदुसार। आई हैड डिस्कस्ड इन डिटेल विथ यू अबाउट अशोका। उसके बाद मैंने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे आपसे बात की है। आई हैव ऑल्सो स्पोकन टू यू अबाउट द अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य ने जो बुक लिखा था उस बुक के ऊपर हमने थोड़ा बहुत पढ़ाई भी किया है। ठीक है, वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड किस तरह से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। अब देखिए गाइस, इसके बाद दिस वी शुड अंडरस्टैंड कि मौर्यन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन क्यों करता है। ठीक है, अशोक जो थे वो 232 BC तक ही वॉज देयर ऑन द थ्रोन टिल 232 BC, और अशोक के बाद जितने भी किंग्स आते हैं, जितने भी राजा महाराज आते हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरी वीक। तो पहला रीजन जो मैं दूंगी दैट विल बी वीक सक्सेसर्स। वीक सक्सेसर्स। सी, मौर्यन एम्पायर जो था, आपको अगर याद है हमने जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात की थी, मैंने ये बताया था आपको कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अपनाया था। बट जैनिज्म को उन्होंने अपने कंट्री का स्टेट रिलीजन नहीं बनाया। मैंने आपको बिंदुसार के बारे भी बताया था दैट ही वाज फॉलोइंग द मक्काली गोसाला सेक्ट। ठीक है, मक्काली गोसाला का एक सेक्ट था जिसे वो फॉलो करता था। ये जो सेक्ट था वो एक मटीरियलिस्टिक सेक्ट था। ये मतलब क्या बिलीव करता था कि एक इंसान उतना ही पावरफुल है जितनी चीजों को उसने अपने लाइफ में अक्यूमुलेट किया है। मतलब आप जितने पैसे वाले हो उतना ही अच्छा कर्म आपने अपने पिछले जीवन में किया होगा। इसीलिए आप क्या देखते हो कि बिंदुसार जो थे वो एक बहुत ही एक्सेसिव मिलिट्री कैंपेन में जाते हैं और इससे वो पूरा साउथ इंडिया को भी अपने अंदर ले लेते हैं। उसके बाद मैंने अशोक के बारे आपसे बात की थी कि अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया था। यस, और बुद्धिज्म अपनाने के बाद ही वेंट इनटू द पॉलिसी ऑफ अहिंसा। यहां तक आई होप सबको याद हो। अब देखो, यानी कि इसमें मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो पहले 3 मौर्यन एम्परर्स थे वो ऐसे आदमी थे जिनके पास बहुत एबिलिटीज था। दे वर वेरी एबल किंग्स, हीरोज थे, कॉन्करर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, सब तरह पे वो बहुत अच्छे थे। लेकिन उनके बाद जितने भी उनके बच्चे आए, सन्स या ग्रैंडसन्स, वो कोई भी ऐसे नहीं थे जो अपने आप को ग्रेट मौर्यास के दर्जे पे रख पाते। आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि अशोक के बाद कौन राजा आया था। यहाँ पर आप क्या देखते हो, जितने भी डिफरेंट टेक्स्ट थे, जैसे कि जो जैन के किताब निकले थे, जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, जितने भी पुराणिक टेक्स्ट थे, वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग अकाउंट्स देते हैं। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग अकाउंट्स देते हैं। कंफ्यूजिंग अकाउंट्स क्यों देते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, रूलर्स जो थे, सक्सेसर्स जो थे, वो बहुत ही ज्यादा वीक थे, किसी को पेट्रनेज नहीं दे पाते थे। इसीलिए किसी भी प्रॉपर इंसान ने इन लोगों का अकाउंट्स को ठीक तरीके से लिखा नहीं था। ये सेम चीज आप क्या देखोगे, ये सेम चीज आप तब देखोगे व्हेन यू विल सी कि राजा उतना वास्ट एम्पायर को नहीं संभाल रहा है या राजा बहुत ही ज्यादा वीक है। इन दैट केस यू विल सी दैट उनका कोई प्रॉपर अकाउंट नहीं है। और ये चीज आप देखोगे कि भाई अशोक के बाद जितने भी उनके सक्सेसर्स आए थे वो इस टाइप के थे। सेकेंड, अब देखिए, मौर्यन एम्पायर का आप लोगों को एक्सटेंट याद होगा। आई एम श्योर आप लोगों को मौर्यन एम्पायर का ये एक्सटेंट, इनफैक्ट ये मैप आप लोगों को याद होगा। इस मैप में आप क्या देख सकते हो कि मौर्यन एम्पायर जो है, अच्छा अब यहाँ पे अवंती भी आ जाता है। बाय द वे दिस अवंती इज आल्सो कैप्चर्ड, जो अशोक ने कैप्चर किया था। तो ये पूरा एरिया आप क्या देखते हो कि पूरी तरीके से मौर्यन एम्पायर के अंडर है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और आपके अशोक ने मिलकर ये एम्पायर को इतना ज्यादा वास्ट बना दिया था। इस वास्टनेस का मतलब क्या है? देखो, पहले के टाइम पे ना टेलीफोन था, राइट, ना प्रॉपर पोस्ट ऑफिस था, ना भाई पहले हमारे पास लंबे लंबे हाईवेज थे। इसका मतलब क्या है? कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता होगा। अगर कम्युनिकेशन इतना डिफिकल्ट है, कम्युनिकेशन डिफिकल्ट है, तो एक एम्पायर कैसे संभाला जाएगा? सो मुझे जो लगता है कि सेकेंड रीजन है डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर का इज द वास्टनेस, या एम्पायर का वास्टिसिटी। इतना बड़ा एम्पायर भाई कैसे संभालेगा अगर कोई अच्छा रूलर नहीं आए, कोई स्ट्रेंथफुल रूलर नहीं आए, अगर कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, तो ये डिस्टेंस इतना बड़ा है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पूरे नॉर्थ और साउथ इंडिया को पॉलिटिकली यूनिफाई कर पाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य, आप बोलेंगे मैडम इतना बड़ा उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, तब भी नहीं संभाल पाए। नहीं, इसका रीजन क्या था?
अगर आपको याद है, कौटिल्य का जो किताब था अर्थशास्त्र, उसमें बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ था, मैंने आपको कल भी बताया है कि भाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। ये किताब ये कहता है कि जो सारा पावर होना चाहिए एम्पायर में, जितना भी पावर है वो सारा पावर जो है वो राजा के अंडर होना चाहिए, राजा या उनके बेटे। अब आप ऐसे सोचिए, अगर राजा किसी और को ट्रस्ट नहीं करेगा तो कैसे ये कम्युनिकेशन हो पाएगा, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन आप क्या देखते हो, वास्टनेस ऑफ द एम्पायर वाज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि अगर भाई सेंटर का राजा ही वीक हो जाता है तो कम्युनिकेशन लाइंस कैसे रहेंगे, और अगर कम्युनिकेशन लाइंस वीक नहीं रहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन होगा, एडमिन ब्रेकडाउन होते होते एम्पायर पूरा डिसजेनरेट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, राइट? सेकेंड कॉज। अब देखिए, अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने आपको जैसे बोला था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत पावर था। अब भाई उनके वीक सक्सेसर्स आए, वीक सक्सेसर्स ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हो गया तो डिसइंटीग्रेट हो गया। अब ये डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है? डिसइंटीग्रेशन तब होता है जब जितने भी प्रोविंसेस हैं, ठीक है, वो अपना ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर देते हैं। वो डिक्लेयर करते हैं कि मैं सेंटर की तरफ से कंप्लीटली फ्री हूं। वैसे डेफिनेटली सेंटर्स के अंदर, अगर आपको याद है, कुमार्स के बाद कुछ आपके वहां पे प्रदेशिकास भी थे, राइट? प्रदेशिका अध्यक्ष, ये लोग भी यहाँ पर काम करते थे। तो इन्होंने क्या किया था, कुमार्स को सिसीड कर दिया। उन्होंने बोला भाई कुमार का कोई वैल्यू नहीं है, कुमार तो एकदम बेकार है, राजा का जो बेटा है, राजा के जो भाई है वो एकदम बेकार है, हम जो गवर्नर है हम ही तो सारा काम करते हैं, और इसीलिए हम अब सेंट्रल अथॉरिटी को नहीं मानना चाहते। तो धीरे धीरे आप क्या देखते हो, ये जो प्रोविंसेस हैं मुगल एम्पायर के, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, जब प्रोविंसेस ऑटोनॉमी बुला लेते हैं तो इसके बाद इंडिपेंडेंट एम्पायर्स आते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की तरफ में आप लोगों को याद होगा कि धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। तो इंडो ग्रीक्स को ये पता चल गया था कि भाई बाहर के, मतलब इंडिया में बहुत सारा पैसा है, इंडिया में पावरफुल रूलर्स है, बहुत सारे लोग हैं, बड़ा बड़ा आर्मी है। नाउ व्हाट हैपेंड इज, अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद ग्रीक्स को ये रास्ता मिल गया था। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि सेलुकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का एक वॉर हुआ था, और आपको ये भी याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे पावरफुल रूलर ने ऐसे इन्वेजन्स को बाहर फेंक दिया था। सेम वे, इसी तरह से बिंदुसार और अशोक के टाइम पे इंडो ग्रीक्स का हिम्मत नहीं था कि वो किसी तरह भी इंडिया की तरफ आ पाए, बिकॉज उन्हें मौर्यन आर्मी से बहुत डर लगता था। लेकिन अशोक की डेथ के बाद, ठीक है, अशोक की डेथ के बाद जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था तो सबको ये समझ में आ गया था कि अब हम वापस इंडिया की तरफ जा सकते हैं। तो आप क्या देखते हो कि बहुत सारे ऐसे राजा थे, ग्रीक किंग्स थे, जो इंडिया की तरफ आना चाहते थे। इनमें से एक राजा था एंटियोकस। आप लोगों ने ये नाम पहले भी सुना होगा। एक थे एंटियोकस, याद है, जो बिंदुसार के टाइम में द पर्सन जो ये बोलते हैं कि भाई मुझे आप स्वीट वाइन दो, फिग्स दो और आप फिलोसोफर दो। तो दिस थिंग, ये वाली जो चीज थी, ये एंटियोकस को बोली गई थी। सीरिया के राजा थे, तो सीरिया के राजा को ये जब बोला गया था, एंटियोकस बार बार इंडिया की तरफ आ रहे थे, बार बार वो इंडिया की तरफ आना चाहते थे। आप क्या देखोगे, ये ग्रीक इन्वेजन्स का वर्क आपको गार्गी संहिता में भी देखने को मिलेगा। You will see many invasions were happening during India and these invasions were written in the गार्गी संहिता। ठीक है, गार्गी संहिता में आप देखोगे इन चीजों के बारे में लिखा गया है। इनके जो रेड्स थे वो जस्ट लाइक मोहम्मद बिन कासिम एंड मोहम्मद घोरी थे, दे वर प्लंडरिंग रेड्स। ये वो लोग थे जो अब मौर्यन एम्पायर के अंदर आते जा रहे थे, बिकॉज मौर्यन एम्पायर की आर्मी अलग हो चुकी थी, मौर्यन एम्पायर डिजेनरेट था, मौर्यन एम्पायर के राजा उतना अच्छा से फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा आप क्या देखोगे, फिफ्थ एंड फाइनल रीजन अंदर में हो गया था, मौर्यन एम्पायर में हो गया था एक इंटरनल रिवोल्ट। देखो, बाहर के फोर्सेस जितना भी आए, राजा तो ये कोशिश करता रहेगा ना कि मैं बाहर वालों को रोकूं, लेकिन अक्सर कोई भी जो एम्पायर रहता है वो टूटता है जब अंदर में वॉर होता है, जब सिविल रिबेलियन होता है। इसी तरीके से आप क्या देखोगे, अशोक के डेथ के बाद
अशोक मौर्य आर्मी के जो चीफ थे, कमांडर इन चीफ, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बृहद्रथ यानी कि लास्ट मौर्यन एम्परर बृहद्रथ को हटाकर उन्होंने खुद अपने लिए ये थ्रोन ले लिया था। He had removed him। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिलिट्री कूप। जब आर्मी का जो लीडर है वो आता है, राजा को हटाता है, सारा का सारा पोजीशन अपने लिए ले लेता है। And पुष्यमित्र शुंगा started what was known as the Sunga dynasty in Magध। मैंने आपको पांचों रीजंस बता दिए हैं डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर का। इसमें से एक था वीक सक्सेसर्स, दूसरा था वास्टनेस ऑफ द एम्पायर, थर्ड वाज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फोर्थ वाज इन्वेजन्स, फॉरेन इन्वेजन्स, और उसके बाद था इंटरनल रिवोल्ट। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब इसके बाद चलिए हम थोड़ा आगे जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ मौर्यास टू गुप्तास, अगर आप मौर्यास के गुप्तास के बीच का फेज देखो तो ये रफली 500 इयर्स का फेज है, 5 to 600 इयर्स का ये फेज रहता है। और इस फेज में आप क्या देखते हो कि कोई इंडिविजुअल रूलर ऐसा नहीं आता है जो रूलर पूरी तरीके से इंडिया को लाइक द मौर्यास यूनिफाई कर पाए। इनफैक्ट गुप्तास भी नहीं कर पाते, अगर आप ठीक तरह से समझना चाहते हो तो गुप्तास भी नहीं कर पाते। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जब मैं ये बोलती हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य was the only person who brought about political unification, वो actually only individual थे। इसके बाद आप ये फेज को देखोगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, मतलब समझो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे 1500 बीसी, इतना ज्यादा डिफरेंस के बाद आप देखोगे कि पोस्ट मौर्यंस चलता है। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको पहले सुंगास के बारे कुछ बता दूं, सिंस हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो देखिए मौर्यन एम्पायर जो है वो डिसजेनरेट कर चुका था। डी जनरेशन में आप क्या देखोगे, देयर वर 3 to 4 टाइप्स ऑफ पीपल जो इंडिया की तरफ आते हैं, ठीक है। इनमें से एक आपको पता है कि मगध की तरफ सुंगास आ जाते हैं, वेरी गुड। अब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे इंडो ग्रीक इन्वेजन्स होते हैं, तो ये जो इंडो ग्रीक इन्वेजन्स होते हैं वो आपके ये समझ लीजिए इंडस रिवर है, तो वो इंडस रिवर के इस पार्ट में इंडो ग्रीक इन्वेजन्स, यहाँ पर ये जो इन्वेडर्स है आकर रुक जाते हैं। और ये जो इन्वेडर्स है फ्रॉम टाइम एंड अगेन ये मगध एम्पायर की तरफ आते हैं, बट यहाँ पे सेटल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। तो आप क्या देखोगे, इंडो ग्रीक्स रहते हैं, और एक आते हैं द शाक रूलर्स, ठीक है। शाक्स के बारे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, सत्रप्स के बारे मैंने आपको कल बताया है, बट वील टॉक अबाउट देम लेटर। तो मौर्यन एम्पायर जो है वो डीजेनरेट कर रहा है। नीचे की तरफ आप देखोगे साउथ का जो किंगडम है, यहाँ पर आपका सतवाहन किंगडम आ जाता है, सतवाहन बन जाता है। यहाँ पर आपका पूरी तरीके से यू सी द सुंगास इस तरफ से आते हैं या इस तरफ से वो अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंडो ग्रीक रूलर्स रहते हैं, और यहाँ पर जितने भी रूलर्स आप देखोगे सारे के सारे जो रूलर्स है वो काफी ज्यादा वीक है, काफी ज्यादा डिवाइडेड है। तो कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट नहीं आता है एक के बारे। अब देखिए चलिए अब हम सुंगास के बारे बात करते हैं डिटेल में। मैंने जैसे आपको पहले बोला था, साउथ की तरफ आपका सतवाहन्स आ जाते हैं, साउथ में आपके संगम आ जाते हैं, नॉर्थ में सुंगास, फिर आप साइकास और आप कुशान्स, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं डिटेल में। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगी आपसे सुंगा डायनेस्टी के बारे। सुंगा डायनेस्टी के पहले राजा का नाम था पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा ने he was the commander in chief in the Mauryan army। इन्होंने क्या किया था, बृहद्रथ को हटा दिया था थ्रोन से और अपने आप को उन्होंने राजा बना लिया था। He had staged what was known as a military coup। He had staged what was known as a military coup। और इस मिलिट्री कूप में बड़े आराम से पुष्यमित्र शुंगा राजा बन गए थे। अब पुष्यमित्र शुंगा जो थे he was basically a ब्राह्मण, ठीक है। वो जो थे वो एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बाय ओरिजिन। यस, क्यों, व्हाई डू यू थिंक कि ब्राह्मण, अब पहले जैसे हम बोलते हैं कि अर्थशास्त्र में बोला जाता है सिर्फ क्षत्रिय राजा बन सकता है, सडनली एक ब्राह्मण कैसे राजा बन गया है। देखो ब्राह्मण्स वर टेक्निकली वेरी एंग्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोक, बिकॉज अशोक क्या करते थे, वो सारे के सारे बुद्धिस्ट को बहुत ज्यादा वो ही यूज्ड टू टेक अप द बुद्धिस्ट अ लॉट। वो बुद्धिस्ट को बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और बुद्धिस्ट को बहुत सारा पेट्रोनेज देते थे। This had somewhat angered all the Brahmins। जितने भी ब्राह्मण्स थे they had become very angry, और वो चाहते थे कि किसी तरह से उनका जो लॉस्ट प्रेस्टीज था वो उन्हें वापस मिले। इसीलिए आप क्या देखते हो कि पूरी तरीके से पुष्यमित्र शुंगा आराम से आते हैं और आकर सारा का सारा अपना जो ही टेक्स अप द थ्रोन और सारा का सारा अथॉरिटी अपना वहां पर लगा देते हैं।
अब साउथ की तरफ में क्या होता है, सतवाहन अपना रिवोल्ट कर देते हैं, सतवाहन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, साउथ पूरी तरीके से खत्म हो चुका रहता है और इधर इस तरफ से पूरा ग्रीक्स का इन्वेजन होता रहता है। इस टाइम में आप क्या देखोगे कि पुष्यमित्र शुंगा बिहेव्स लाइक अ प्रॉपर मोनार्क। उन्होंने अपने आसपास के सारे रूलर्स को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने डाउन कर दिया था, बहुत अच्छे से उन्हें चेक कर दिया था। उन्होंने ग्रीक्स को हराया, ही डिफीटेड द ग्रीक्स। जितने भी ग्रीक रूलर्स यहाँ आ रहे थे, सारे के सारे ग्रीक रूलर्स को ही पुश देम बैक, ताकि वो और इंडस रिवर को पार करते हुए यहाँ पर नहीं आ पाए। इसके पहले कि वो अपने थ्रोन पे आए, उसके पहले पुष्यमित्र ही उन्हें पीछे फेंक देते थे। अब देखिए, ग्रीक्स की तरफ देयर वर टू इंपॉर्टेंट रूलर्स जिनको पुष्यमित्र शुंगा ने पुश बैक किया था। एक का नाम था डेमेट्रियस एंड दूसरे का नाम था मियांडर। आप लोगों ने मियांडर का नाम जरूर सुना होगा, जब मैंने बुद्धिज्म वाला क्लास कराया तो आप लोगों को पता होगा, एक बुक था मिलिंदा पाहनो। इसका मतलब है द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मियांडर। तो ये जो बुक रहता है, ये बेसिकली मियांडर एंड बुद्धिस्ट से नागसेना के बीच होती हुई बातों को रजिस्टर करता है, जिसमें मियांडर ने बहुत सारी क्वेश्चंस पूछी थी नागसेना को और उसका जवाब देने के बाद मियांडर हैड कन्वर्टेड। सो इट इज लाइक अ बुक जो बहुत सारे इट इज लाइक एन FAQ कि आपके सारे के सारे जो कॉमन क्वेश्चंस है उन्हें वो जवाब देता है। देन यू विल सी कि इनके टाइम पे सतवाहन्स पूरी तरीके से फ्री हो चुके थे, सतवाहन्स ने पूरी तरीके से मौर्यन एम्पायर को छोड़ दिया था। कलिंग में उस वक्त थे किंग खरवेला, ठीक है, किंग खरवेला थे। खरवेला ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था और अब वो कोशिश कर रहे थे कि मगधन थ्रोन पे बैठ पाए, मगर ये चीज पुष्यमित्र शुंगा ने रोक दिया था। नाउ ही हैड परफॉर्म्ड 2 sacrifices, the अश्वमेघ यज्ञ, the राजसूय यज्ञ and the Vajpaya Yugna। इसका मतलब क्या है? He had revived Brahmanical traditions। क्या किया था इन्होंने? रिवाइव किया था सारे के सारे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को। उन्होंने अपने टाइम में ये बोला था कि भाई हमारा जो वैदिक टाइम था, ये टाइम बेस्ट था और इस टाइम के हिसाब से हम सबको रहना चाहिए। So what you are seeing is कि ब्राह्मणिज्म वापस इंडिया की तरफ आ रहा था। अब यहाँ पर आप 2 चीजें नोटिस करेंगे। पुष्यमित्र शुंगा को अक्सर 2 जगह पे बताया जाता है। एक बुक आपके बोलेगा कि भाई ये जो थे, ही यूज्ड टू हेट बुद्धिस्ट्स। वो बुद्धिस्ट को हेट करते थे बिकॉज क्योंकि वो खुद एक ब्राह्मण थे, ठीक है, और ब्राह्मणों के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ ही वो राजा बने थे। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। पुष्यमित्र शुंगा जो थे, वो बुद्धिज्म को हेट करते थे। ही यूज्ड टू हेट बुद्धिस्ट्स, ठीक है, बुद्धिस्ट को वो पसंद नहीं करते थे। उन्होंने लिटरली ये चीज बोला था कि जो भी इंडिविजुअल मुझे एक बुद्धिस्ट का कटा हुआ सर लाके देगा, मैं उसे 100 स्वर्ण मुद्रा या मैं उसे 100 गोल्ड कॉइन्स दूंगा, ठीक है। वो इतने फैनेटिकल हिंदू थे, इतने फैनेटिकल ब्राह्मण थे। बट इसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि बुद्धिस्ट स्तूपा, अगर आप लोगों ने भरूच स्तूपा का नाम सुना है, जो मध्य प्रदेश में है, भरूच स्तूपा, सांची का स्तूपा, इन दोनों स्तूपास को रेनोवेट कराने वाले आपके पुष्यमित्र शुंगा ही थे। यानी मतलब ये था कि प्रॉब्लम क्या हुआ था, आई विल टेल यू दिस स्टोरी। क्या हुआ था कि पुष्यमित्र शुंगा जब नए नए राजा बने थे, ही वाज नॉट कंप्लीटली अगेंस्ट बुद्धिज्म, ठीक है, कहीं ना कहीं वो बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने भरूच स्तूपा को ठीक करवाया, उन्होंने सांची स्तूपा को ठीक कराया। बट उसके बाद ना कुछ बुद्धिस्ट ने बुक लिखना स्टार्ट किया और इस बुक में उन्होंने लिखा कि पुष्यमित्र शुंगा सही नहीं है, उन्होंने ही हैज मर्डर्ड हिज किंग, इस तरह का चीज उन्होंने लिखा। कहीं ना कहीं वो पुष्यमित्र शुंगा की जो इज्जत को डिग्रेड कर रहा था। दिस थिंग एंगर्ड पुष्यमित्र शुंगा और इस एंगर में उन्होंने क्या किया था, ही स्टार्टेड परसिक्यूटिंग देम। तो एक टाइम पे आप क्या देखते हो कि पुष्यमित्र शुंगा लोगों स्तूपा तो बना रहे हैं, बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर को तो बहुत ज्यादा आगे दे रहे हैं, बट देन ही वाज द पर्सन हु आल्सो सेड कि आप मुझे एक बुद्धिस्ट का सर लाके दो, मैं आपको 100 गोल्ड कॉइन्स दूंगा, ठीक है। सेकंड, अब देखिए इसके बाद आप क्या क्या देखोगे। पुष्यमित्र शुंगा के बाद उनके बेटे थ्रोन में आए। इनका नाम था अग्निमित्रा, ठीक है। और इसी के ऊपर आप क्या देखोगे, कालिदास ने एक प्ले लिखा था जिसमें उन्होंने अग्निमित्रा को हीरो की तरह डिपिक्ट किया था। इस बुक का नाम है मालवी कांगनी मित्रा, UPSC 2016 प्रीली क्वेश्चन,
यस, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था ये कि कालिदासा का मालवी कांगनी मित्रम जो है वो किस राजा के ऊपर बेस्ड है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्लीज आप इसे ध्यान से देखें। आफ्टर अग्निमित्रा, इसके बाद आप क्या देखते हो, देयर वर 9 किंग्स, 9 राजा थे, ठीक है। इनमें से कुछ 9 राजा थे एंड ये 9 राजाओं के बारे ज्यादा कुछ हम नहीं जानते क्योंकि इनका कोई प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, ठीक है, कोई प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। तो अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन था, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सुंगा डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी का इफेक्ट क्या था, यहां आप देखोगे। नंबर 1, उन्होंने रिवाइव किया था ब्राह्मणिज्म को। फर्स्ट टर्म दे हैड रिवाइव ब्राह्मण कल्चर्स, दे हैड रिवाइव्ड व्हाट इज नोन एज ब्राह्मणिज्म। नंबर 2, उन्होंने अश्वमेध सैक्रिफाइस, वैष्णविज्म, संस्कृत लैंग्वेज जो धीरे धीरे खत्म हो रहा था उस लैंग्वेज को उन्होंने रिवाइव कर दिया। इसीलिए आप क्या देखते हो, सुंगा एज के बाद जो गुप्ता एज आता है उसमें ये चीजें आपको और बनी भी मिल जाती हैं। क्यों? बिकॉज इट वाज टेक्निकली प्रिजर्व्ड बाय द सुंगा डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम था, द लास्ट रूलर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी वाज कॉल्ड देवभूति, ठीक है, इस नाम को याद करिएगा। सुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम था देवभूति। और हम ये बोलते हैं ना, द कर्मा, कर्म जो आप करोगे, द वर्ल्ड इज राउंड, आप जो करोगे वो आपके पास वापस आएगा। याद करिए, पुष्यमित्र सुंगा ने बृहद्रथ को मार के थ्रोन को अपनाया था। इसी तरीके से उनके भी सक्सेसर को उन्हीं के मिनिस्टर ने मारा और इस मिनिस्टर ने अपना थ्रोन लेकर ही सेट अप व्हाट इज नोन एज द कानवा डायनेस्टी। चलिए इस चीज को हम नॉर्मली एक टैब के थ्रू हम इसे याद करें। लास्ट मौर्यन किंग कौन था? हु वाज द लास्ट मौर्यन किंग? लास्ट मौर्यन किंग वाज बृहद्रथ। बृहद्रथ को किसने मारा था? पुष्यमित्र सुंगा, ठीक है, पुष्यमित्र सुंगा ने इन्हें मारा था। पुष्यमित्र सुंगा ने क्या किया? ही हैड मेड द सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, भाई इनका नाम था अग्निमित्रा। अग्निमित्रा, मालवी कांगनी मित्रम, भाई इनके नाम पर ही लिखा है, कालिदास ने लिखा है ये किताब। मालवी अग्नि, इनके बाद देयर वर 9 सक्सेसर्स, ठीक है, टोटल में आपके 9 थे, मतलब पुष्यमित्र सुंगा को मतलब इनके बाद आप समझ लो 7 होंगे। एंड जो सबसे लास्ट रूलर था दैट हु वाज नोन एज देवभूति, और देवभूति को मारने वाले थे वासुदेव कानवा। एंड वासुदेव कानवा सेट फॉरवर्ड व्हाट वाज नोन एज द कानवा डायनेस्टी। यहां पर आप क्या देखोगे, वासुदेव कानवा ने एक स्लेव गर्ल, इन्होंने कोर्ट इंटरव्यू किया, इन्होंने बड़ी सुंदर एक लड़की को देवभूति के पास भेजा और उसे जाकर बोला कि भाई एक काम करो, तुम क्या करोगे ना, देवभूति को थोड़ा सा ना आप पटा लो एंड व्हाट यू डू इज आप उनके पीठ में खंजर भोग देना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी डिड एंड व्हाट यू सी इज देवभूति की हो गई मृत्यु, ठीक है। इसके बाद आप क्या देखोगे, इस डायनेस्टी में देयर वर 4 रूलर्स। अब ये रूलर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है बिकॉज इन्होंने कोई प्रॉपर आपका प्रॉपर उन्होंने ये नहीं किया था, कोई प्रॉपर इन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं किया था। बट व्हाट वी नो इज लास्ट रूलर थे कानवा डायनेस्टी के सुशर्मन, और सुशर्मन जो थे ही वाज मर्डर्ड बाय द रूलर ऑफ द सतवाहन डायनेस्टी, ठीक है। आंध्रा साउथ के जो सतवाहन डायनेस्टी था वो अब इस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और पावरफुल होने के बाद दे हैड अटैक मगध, और मगध को अटैक करने के बाद इन्होंने मगध का थ्रोन को कैप्चर कर लिया था और अब मगध में सतवाहन का राज चल रहा था। और ये जो राज है ये काफी दिनों तक नहीं चलता बिकॉज टेक्निकली वही मैंने बोला वास्टिस ऑफ द एम्पायर, तो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज जो है वो मगध के पास में बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज है दे गिव राइज टू द गुप्ता एम्पायर, ठीक है। धीरे धीरे आप क्या देखोगे, यहाँ पर गुप्ता एम्पायर फॉर्म हो जाता है। चलिए अब हम वापस से इस चार्ट पे आते हैं, ठीक है। ये चार्ट आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को बहुत चीजें याद रखने में इंपॉर्टेंस देगा। हमने क्या बोला था भाई, यहाँ पर सुंगास थे, सुंगास के बाद आ गए कानवास, ठीक है। कानवास को सतवाहन से हरा दिया है, ठीक है, और मगध में जो पूरा जो एम्पायर है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डिसजेनरेट हो जाता है। अब क्या होता है देखिए, अगर आप लोग ये मैप देखते हो, यहाँ पर आप लोगों को याद है कि मैंने आपको बोला था कि इंडस के इस पार्ट पे पूरा यहाँ पर इंडो ग्रीक रूलर्स बसे हुए हैं, यहाँ पर इंडो ग्रीक रूलर्स बचे हुए हैं। नाउ सी,
देयर वर अ ट्राइब ऑफ पीपल, बहुत सारे ट्राइब्समैन थे उस जमाने में, आप लोगों को पता होगा, जिसके पास बहुत सारा हर्ड्स ऑफ एनिमल्स और ये सब रहता है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग चाइना की तरफ जाते थे, ठीक है, ये लोग हमेशा चाइना की तरफ जाते थे, चाइना में थोड़ा बहुत प्लंडरिंग करते थे, और इन लोगों को ग्रासलैंड्स की भी जरूरत थी, दे नीडेड ग्रासलैंड्स आल्सो, कि मैं अपने लोगों को मैं अपने जानवरों को खिला पिला दूं। अब क्या होता है कि चाइना का एम्पायर जो रहता है, उनके एक एम्परर रहते हैं जिसका नाम रहता है, इस नाम को प्लीज याद करिए, शी वैंगती। शी वैंगती, शी वैंगती यहाँ पर रहते हैं। वो क्या करते हैं, चाइना में ग्रेट वॉल बनवाते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं कि ये जो लोग बाहर की तरफ से आ रहे हैं, ये जो सेंट्रल एशिया की तरफ से बाहर के लोग आ रहे हैं, भले ये ग्रासलैंड्स के लिए आ रहे हैं, मगर ये क्या कर रहे हैं, मेरे एम्पायर को प्लंडर कर रहे हैं, मेरे एम्पायर का सारा रिसोर्सेस खा जा रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि ही क्रिएट्स द ग्रेट वॉल। तो अब क्या होता था, पहले के ये जो नोमैडिक लोग थे, ये जो पहले चाइना की तरफ जाते थे, पीरियोडिकली चाइना की तरफ जाते थे, अब वो इस तरफ नहीं जाकर वो नीचे की तरफ आने लगे, ठीक है। दे केम डाउन इन सर्च ऑफ ग्रासलैंड्स, कि भाई हमें ग्रासलैंड्स मिले। ये लोग नॉर्थ साउथ की तरफ आने लगे, ठीक है। इन लोगों को नाम दिया गया था स्किथियंस का। दीज पीपल वर कॉल्ड स्किथियंस, और ये जो स्किथियंस है, इन्हें हम इंडियन टर्म्स में साक कहते हैं, या साका एरा जो हम बोलते हैं ना, शाक संवट, आप लोगों ने देखा होगा, आपके पंचांग के ऊपर लिखा रहता है शाक संवट, विक्रम संवट, ये सब टाइप के वर्ड्स आप लोग देखते होंगे। तो यहां से स्टार्ट होता है शाक संवट। मैं आपको बताऊंगी शाक संवट का ईयर कनिष्क के टाइम से होता है, वील डू ऑल दैट, तो आप लोग ऐसे ही समझ लो, शाक संवट, ठीक है, यहां से ये स्टार्ट होता है। अब ये लोग क्या होते हैं, यहाँ नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ जाते हैं, जहां पे इंडो ग्रीक रूलर रहते हैं, ठीक है, और इन लोगों के साथ इनकी पूरी की तरह से बहुत फियर्स लड़ाई होती है, और इसे क्या होता है, इंडो ग्रीक्स को हराने के बाद यहाँ स्किथियंस बस जाते हैं। इन स्किथियंस के बाद देयर वर 2 ट्राइब्स इन चाइना, ठीक है, एक ट्राइब का नाम था यूची, एक का नाम था हिंग्यू, ठीक है, हिंग्यू ट्राइब। हिंग्यू ट्राइब ने यूची ट्राइब को हरा दिया था, ठीक है, और ये जो यूचीज है, ये वापस इंडिया की तरफ आ गए थे, स्किथियंस की तरह ये भी इंडिया की तरफ आ रहे थे, ठीक है, और वो चाहते थे कि किसी तरह उन्हें एक अच्छा जगह मिल जाए कि वो इंडिया और अफगानिस्तान में बस पाए। यहां पर आप क्या देखोगे, बहुत सारे इनके पार्ट्स थे। एक पार्ट था यूची ट्राइब का जो अफगानिस्तान में बस गया था, एक पार्ट था जो पाकिस्तान में बट गया था, जो पंजाब में बस गया था, एक पार्ट था जो मथुरा की तरफ आकर बस गया था, ठीक है, एंड द फोर्थ ब्रांच आप देखोगे यहां पर वेस्टर्न सत्रप्स फॉर्म कर रहे हैं, दीज पीपल आर फॉर्मिंग द वेस्टर्न सत्रप्स, एंड आफ्टर दिस यू विल सी कि ये डेक्कन के एरिया में भी, अपना अपर डेक्कन के एरिया में भी ये लोग बस रहे हैं। सो व्हाट यू सी इज धीरे धीरे सारे के सारे इंडिया में धीरे धीरे आपके शाक रूलर आ रहे हैं। ऐसे सबसे पहला रूलर जो आप देखोगे शाक का था, दैट पर्सन वाज इन दिस एरिया, अफगानिस्तान के गंधार रीजन में पहला राजा पाया गया था, अफगानिस्तान के गंधार रीजन में सबसे पहला शाक राजा देखा गया था। इस राजा का नाम था मोगा, याद रखना इस नाम को, मोगा, जो कि 80 बीसी के वक्त गंधार के एरिया को रूल कर रहा था। इन्होंने भी बहुत सारे कॉइन्स वगैरह निकाले, ही टुक अप इलेबोरेट टाइटल्स, महात्मा, महाराज, इस टाइप का टाइटल ये लोग लेने लगे, महाराज, महाराजा, महात्मा, इस टाइप का जो है ना, महात्मा एंड ऑल दीज टाइटल्स दे स्टार्टेड टेकिंग, ठीक है, ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, इस टाइप की चीजों को ये लोग लेने लगे, और ये लोग भी पूरी तरीके से अपना राज फैलाना स्टार्ट कर रहे थे। अब आप क्या देखोगे कि सत्रपल सिस्टम भी वो इंडिया में ले आए। सत्रप मतलब क्या होता है, द वर्ड सत्रप, ये वर्ड आप लोग को मैं समझा दूं एक बार, ये जो सत्रप का वर्ड होता है, सत्रप का मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ द किंगडम, प्रोटेक्टर ऑफ द किंगडम, ठीक है, किंगडम को प्रोटेक्ट करने वाला जो रहेगा उसे हम लोग क्षत्रप कहते हैं, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, इंडिया में क्षत्रपल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया था, कि अब जो राजा रहेगा, पहले क्षत्रपल में क्या होता था, जैसे राजा है, ठीक है, देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड देयर इज अ कमांडर इन चीफ, और इन दोनों को इक्वल पावर दिया जा रहा है। तो पहले जैसे इंडियन सिस्टम में था ना कि कमांडर इन चीफ राजा के अंडर काम करेगा, ऐसा नहीं था। अगर यहाँ पर कोई क्षत्रप बनता है तो वो क्षत्रप जो रहता है वो पूरी तरीके से राजा के साथ इक्वालिटी मेंटेन करता है। स्किथियंस के बाद आप देखोगे, तो मैंने आपको अभी क्या बताया
कि भाई साक आ गए, स्किथियंस आए, ठीक है, स्किथियंस आए, स्किथियंस के बाद आपके शाक रूलर्स आ गए, शाक्स के बाद आपके और एक तरह के लोग आते हैं जिनको हम बोलते हैं पार्थियंस, ठीक है, और पार्थियंस के बाद आता है कुशान्स, पार्थियंस के बाद आते हैं कुशान्स। हमें इतना इनके बारे में डिटेल करने का जरूरत नहीं है, बस इनका क्रोनोलॉजी याद रखो कि सबसे पहले कौन आया था, सबके बीच में कौन आया था, सबसे बाद में कौन आया था और फाइनली कौन आया था, ठीक है। हमें इस चीज से हमें ये चीज याद रखना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको बताया था ना यूची ट्राइब, ये यूची ट्राइब वाले इंडिया में जब आ रहे थे, ये लोगों ने टर्म ले लिया था कुशान्स या तोचारियंस। इन्हें आप अगर दूसरे किताब में देखोगे इन्हें तोचारियन भी कहा जाता है, ठीक है। ये उन ट्राइब्स में से थे, ये वो ट्राइब्स थे जो यूची से अब डिवाइड हो चुके थे, ठीक है। और इनका जो पहला डायनेस्टी था, द वेरी फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द यूचीज वर नोन एज द कादफिसेस। सबसे पहला जो डायनेस्टी था उनका, उसका नाम था कादफिसेस, ठीक है। पहला जो डायनेस्टी था उसे कादफिसेस बोलते थे और ये जो डायनेस्टी है वो 28 इयर्स तक आप देखोगे रूल करता है, टिल 50 एडी। डायनेस्टी में देखिए क्या होता है, पहला राजा रहता है कुजाला कादफिसेस, पहला राजा रहता है कुजाला कादफिसेस। कुजाला कादफिसेस हिंदू कुश माउंटेन्स को चीरते हुए इंडिया की तरफ आते हैं, कुशान का एम्पायर बसाते हैं। तो भाई सबसे पहले ये कुशान का एम्पायर कहाँ बसता है, ये आपका कश्मीर और काबुल, कश्मीर से लेके काबुल का एरिया को वो कंट्रोल करते हैं और यहाँ पर वो अपना एरिया पूरा बसा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद he also takes the title of धर्मथीडा, ठीक है, मतलब ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स देते हैं कि मैं राजाओं का राजा हूं। एंड ही टेक्स बोथ इंटरेस्ट्स इन बोथ रिलीजन्स, शैवाइट यानी शिव जी की पूजा भी करते हैं और इन्हें बुद्धिज्म में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इसके बाद इनके बेटे आते हैं वीमा खाडफिसिस, इनके बेटे आते हैं वीमा खाडफिसिस। वीमा खाडफिसिस जो है, यस, वीमा खाडफिसिस क्या करते हैं, इन्हें ना शिव जी की तरफ ज्यादा लीनियज हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स इंडिया में सर्कुलेट करते हैं। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। और ये जो गोल्ड कॉइन्स थे गाइस, ये जो गोल्ड कॉइन्स थे, इसमें सब में आप देखते हो कि शिव जी के बारे, पशुपति जो थे, पशुपति के बारे बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया जाता है। बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कुशान एम्पायर का इसके बारे बताता है कि कुशान एम्पायर कितना ज्यादा प्रॉस्पेरस था। इट वाज अ वेरी प्रॉस्पेरस एम्पायर, तभी ना इतना गोल्डन यू गेट दीज काइंड ऑफ कॉइन्स। और आप ये देखते हो कि बहुत ज्यादा ट्रेड होता है इस टाइम पे, ट्रेड के तहत कुशान एम्पायर बहुत अच्छा करता है। इंडिया स्टार्ट्स ट्रेडिंग विद बोथ, इंडिया चाइना के साथ भी ट्रेड करता है, इंडिया इस तरफ से चाइना के साथ भी ट्रेड करता है और दूसरी तरफ से वो रोमन्स के साथ भी बाय लैंड वो ट्रेड करता रहता है, राइट। इसकी वजह से व्हाट यू सी इज सिल्क, स्पाइसेस, जेम्स, मतलब प्रेशियस जेम्स, ये सारी चीजें एक तो नॉर्थ की तरफ जाती है और इसके अलावा आप क्या देखोगे, इसके वजह से गोल्ड का बहुत ही ज्यादा इनफ्लो होता है इनटू द कुशान एम्पायर। नाउ विद दिस हम क्या समझ रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट यूची का जो फर्स्ट ट्राइब था, जो था खाडफिसिस का, उसका रूल वीमा खाडफिसिस के बाद एंड कर जाता है। इसके बाद आता है डायनेस्टी ऑफ द ग्रेट किंग कनिष्क। चलिए अब यूची ट्राइब का सेकंड एक पार्ट आ जाता है। मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया है कि यूची ट्राइब जो था that was divided into 5 tribes, 5 ट्राइब्स थे। उनमें से एक ट्राइब जो था खाडफिसिस का था, ठीक है, जिसने शाक एरा को इंडिया में स्टार्ट किया था, शाक्स का रूल को इंडिया में स्टार्ट किया था। और उसके बाद जो सेकंड एरा आता है वो आता है कनिष्क का, ठीक है। अब देखिए कनिष्क का एग्जैक्ट डेट तो ठीक तरीके से पता नहीं है, कहीं पे भी ये डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है कि कनिष्क कब प्रोबेबली आए थे, बट इट इज बीइंग सेड कि कनिष्क जो थे वो 78 एडी में उन्होंने थ्रोन को लिया था। इनके अंडर कनिष्क का जो डायनेस्टी था वो पूरी तरीके, कुशान डायनेस्टी जो था वो बहुत ज्यादा फ्लरिश करता है, ठीक है। इस एरा को, इस डेट को हम शाक संवट भी कहते हैं, जो हम बोलते हैं ना शाका एरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस डेट को यूज करता है। शाका एरा स्टार्ट फ्रॉम द टाइम व्हेन कनिष्क केम टू द थ्रोन, जब कनिष्क ने कुशान एम्पायर में अपनी जगह को लिया था। ये वो टाइम था गाइस जब आप क्या देखोगे कि कुशान्स जो थे मैक्सिमम पावर अचीव करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पावर वो यहाँ पर अचीव करते हैं।
साउथ में पूरा सांची की तरफ उन्होंने अपना एम्पायर फैला लिया, नॉर्थ की तरफ अगर आप देखोगे तो पूरा बनारस के तक चले गए, बीच में बनारस, ऊपर से फार ईस्ट बनारस तक चले गए, पुरुषपुर तक उनका एम्पायर था और मथुरा तक में वो काम किया करते थे। मतलब जस्ट इमेजिन द एक्सपेंस। अगर आप नॉर्मल मैप में देखना चाहते हो, सी दिस मैप, इस मैप में टेक्निकली टू दिस एरिया, इस एरिया तक उन्होंने पूरा का पूरा अपना जो राज था वो फैला कर रखा। पूरा यहाँ पर पेशावर एरिया तक ही एक्सटेंडेड हिज रूल, यहाँ पर पूरा बनारस एरिया उनके अंडर था। सो टेक्निकली अ वेरी बिग एरिया। आपके मौर्यंस के बाद जो सबसे बड़ा एरिया कैप्चर करने वाले थे वो थे कनिष्क। अब देखिए, कनिष्क के दो कैपिटल्स थे। उनका एक कैपिटल था पुरुषपुर, जो कि मॉडर्न डे पेशावर के नाम से जाना जाता है, और उनका सेकंड कैपिटल जो था वो था मथुरा। ठीक है, ही हैड टू कैपिटल्स, वन वाज पुरुषपुर, वन वाज मथुरा। तो पुरुषपुर को क्या जरूरत था यार बनाने का, शुरू से तो जो मगध एम्पायर है वो तो हमेशा यहाँ पर रहता है। तो देखो उन्हें क्या रियलाइज हुआ कि देखो ये तो स्किथियंस आए, फिर हम लोग आए, साक्स आ गए, फिर पार्थियंस आए हैं, फिर हम आए हैं, तो हमने अपना रूल हमें तो बचाना होगा। तो हमें इंडिया को किसी ना किसी तरीके से फॉरेन इन्वेजन से रोकना है। इसीलिए आप क्या देखते हो कि अपने एम्पायर के तट पर, यानी अपने एम्पायर के बॉर्डर पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कैपिटल बना दिया ताकि मैक्सिमम टाइम वो इस जगह पे रह पाए और मैक्सिमम टाइम को अपने बॉर्डर्स को वो ठीक कर पाए। यहाँ पर आप क्या देखते हो, जब ये लोग नॉर्थ वेस्ट की तरफ पे रहते हैं, अब आप लोगों को अगर याद है कि ग्रीक रूलर्स यहाँ पर बहुत सालों तक रहते थे, ठीक है, और ये जो ग्रीक रूलर्स थे इन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया के आर्क एंड आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था। तो ये जो कैपिटल था पुरुषपुर में, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। ये जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट आप लोग सुन रहे हो, उसके बाद आपने और एक स्कूल के बारे सुना होगा, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये ओनली बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ कनिष्क था कि लोगों ने एक स्पेसिफिक टाइप का आर्ट, एक स्पेसिफिक टाइप के कल्चर को अपना लिया था। दैट इज वाई गाइस दिस पॉइंट इज सो इम्पोर्टेंट। आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे ना कि भाई क्या है नहीं है क्या है। यहाँ पर आप देखते हो तक्षशिला के पास में उन्होंने अपना इस एम्पायर को बना लिया, एंड वहां पर आप क्या देखोगे, बहुत जल्दी ही एक स्कूल ऑफ आर्ट बनता है। अब आप बोलेंगे मैडम क्या सडनली बस वहां पे बना दिया? नहीं गाइस, ही वाज द पर्सन हु गेव पेट्रनेज। इन्होंने बहुत सारे लोगों को पेट्रनेज दिया था, बुद्धिज्म को इन्होंने बहुत ज्यादा पेट्रनेज दिया था। कैसे? he held what is known as the fourth Buddhist council, he had what is known as the fourth Buddhist council। और इनके टाइम पे गाइस बुद्धिज्म दो पार्ट में बट गया था, एक था महायान बुद्धिज्म, एक था हिनायन बुद्धिज्म। और इसमें आप क्या देखते हो, व्हाट डू यू सी, ग्रेटर व्हील एंड स्मॉलर व्हील। अगर और अच्छे से समझना चाहते हो तो महायान बुद्धिज्म के बारे मैंने बहुत अच्छी तरीके से बुद्धिज्म वाले लेक्चर में आपको बताया है, प्लीज वो वाले पार्ट को रेफर कर लेना। इनकी बदौलत आप जैसे आज देखते हो ना कि चाइना में बहुत बुद्धिज्म है, म्यांमार में बहुत ज्यादा बुद्धिज्म आया हुआ है, श्रीलंका में बुद्धिज्म इज द प्रिडोमिनेंट कल्चर। ये किसकी वजह से हुआ था? कनिष्क ने अपने टाइम में बहुत सारे लोगों को भेजा था, पूरी तरीके से इन्होंने लोगों को डिवाइड किया था। ही हैड सेंट ऑल हिज पीपल टू डिफरेंट एरियाज, ही टोल्ड हिज पीपल कि जाइए मेरे आसपास के एरियाज में जाइए। मिशनरी एक्टिविटीज उन्होंने कराए थे, जिसके वजह से आप क्या देखते हो कि बुद्धिज्म जो है वो सेंट्रल एशिया और चाइना की तरफ चला गया। तो धीरे धीरे आप क्या देखते हो, जब दूसरे दूसरे डायनेस्टीज इंडिया में आते हैं, वो डायनेस्टीज कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को हटा देते हैं एंड वापस से इंडिया में हिंदुत्ववाद या फिर ब्राह्मणिज्म फैल जाता है। बट कनिष्क की वजह से आज आप देखते हो कि बुद्धिज्म हैज एक्चुअली सर्वाइव्ड। ठीक है, अब कनिष्क की इन चीजों की वजह से आप क्या देखते हो कि बहुत हद तक, बहुत ज्यादा आप देखते हो, बहुत हद तक गंधार आर्ट जो है वो फैल जाता है। इसके पहले बिफोर गोइंग इनटू इट मैं कुछ एक और चीजें आपको बता दूं। कनिष्क के टाइम पे उनके कोर्ट में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रत्न के जैसे काम करते थे। नाउ दीज पीपल वर ग्रेट थियोलॉजियंस, बहुत बड़े बड़े थियोलॉजियंस थे। ठीक है, थियोलॉजी वगैरह बताते थे, बहुत बड़े बड़े थियोलॉजियंस थे। ठीक है, और इन लोग महायान डॉक्ट्राइन को बताते थे। ठीक है, महायान डॉक्ट्राइन को ये लोग सबकी तरफ दिखाते थे।
यहाँ पर मैंने सारों के नाम आपके लिए लिखकर भेजा है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द नेम्स। कौन कौन लोग थे? एक थे अश्वघोष। अश्वघोष ने कौन कौन से बुक्स लिखे हैं? बुद्धाचरिता, सौंदर्यनंद, वज्र सूची, ठीक है। और इसमें आप क्या देखते हो कि बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बट रिमेंबर वन थिंग, ये जितने सारे लोग हैं, चारक, सुश्रुत, अश्वघोष, ऑल दीज पीपल वर बेसिकली प्रोपोनेंट्स ऑफ महायान लिटरेचर। तो अगर आपको एक प्रीलिम्स लेवल पे क्वेश्चन आता है कि से सौंदर्यनंदा पे किताब बुक का क्वेश्चन आ गया, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आया है कि सौंदर्यनंदा हिनायन का है या महायान का है, तो आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मगर याद रखना, कनिष्क थे, ही वाज अ पेट्रन ऑफ महायान बुद्धिज्म, नॉट हिनायन। इसीलिए उनके अंडर जितने भी लोग रहते थे, सारे के सारे जो थे वो लोग महायान बुद्धिज्म को करते थे। अब कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल रखा था, अगर आप लोगों को याद है। द प्रेसिडेंट वाज अश्वघोष एंड द सेक्रेटरी वाज वासुमित्र। सबको ये नाम याद होगा, अश्वघोष एंड वासुमित्र। तो ये दोनों इनके कोर्ट में थे। इसके अलावा आप देखेंगे नागार्जुन, देयर वाज अनदर पर्सन जिसका नाम आप लोग सुनते होंगे, नागार्जुन, ठीक है। ये नागार्जुन ने भी बहुत अच्छे हैज रिटन अ लॉट। ही इज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यवड़ा। आप लोगों ने सुना होगा ये बुक का नाम शून्यवड़ा, ये भी इन्हीं के कोर्ट में थे। फिर आप देखोगे देयर वाज चरक, चारक, और चारक ने क्या किया था? उन्होंने चरक संहिता लिखा था। तो ये जो चरक संहिता है, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन आयुर्वेद। आयुर्वेद का सबसे सेलिब्रेटेड किताब है ये, और ये माना जाता है, ठीक है, कि इस किताब की वजह से अभी भी ये बैलेंस बचा हुआ है। उसके बाद आप देखोगे एक बहुत बड़े सर्जन जो थे, सुश्रुत। सुश्रुत इनके कोर्ट में थे, who is also known as the father of surgery, and he has written the book सुश्रुत संहिता। इसने 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमको बताया, ठीक है। these were the people who were there in the court of कनिष्क। अब देखिए, कनिष्क के बाद एम्पायर जो था वो बहुत सारे लोगों में बट गया था, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टेक्स्ट है जो डिफरेंट अकाउंट्स हमें बताते हैं। जैसे कि कोई बोलता है कि इनके इमीडिएट सक्सेसर का नाम था वशिष्का, ठीक है, और वशिष्का काफी कम दिनों तक रूल करते हैं। उसके बाद देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ हुविष्का, ठीक है, हुविष्का करके एक इंडिविजुअल आते हैं, और इनका जो एम्पायर है वो कनिष्क के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, ठीक है। धीरे धीरे ये काबुल की तरफ चले जाते हैं, काबुल के उस पार चले जाते हैं, गोज टुवर्ड्स अफगानिस्तान, और इंडिया में इनका थोड़ा बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कनिष्क द सेकंड, ठीक है, वशिष्का या कनिष्क द सेकंड के बेटे यहाँ पर आके सेटल रहते हैं, और वो बड़ा ही टेक्स टाइटल्स लाइक देवपुत्र एंड ऑल, ठीक है, देवपुत्र जैसे टाइटल्स वो ले लेते हैं। देयर इज नो प्रॉपर पर्सन जो टेक्निकली आप बोलोगे कनिष्क के बाद कुषाण एम्पायर के एक पार्ट थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमें कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें देखनी है, जिससे हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से ये जो टाइम था ये आगे जा चुका था। देखिए, ये जो रूल था, कनिष्क का जो वक्त था, ये जो टाइम था कुषाण का, ये इंडियन ट्रेड के ऊपर का में इसका बेस्ट इम्पैक्ट था। इट हैड द बेस्ट इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। भाई मैम क्यों, क्या था? बिकॉज कुषाण अपने साथ लेकर आए थे बेटर यूज ऑफ कैवलरी। मतलब आप अपने घोड़ों को कितने पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। दे हैड बॉट आउट टर्बन्स, ट्यूनिक्स, उन्होंने क्या किया था, सैडल्स, जो होता नहीं है घोड़े में बांध कर आप आराम से घोड़े को चला सकते हो, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए बेटर इक्विपमेंट्स ये लेकर आए थे। और इसकी वजह से आप क्या देखोगे कि इंडियंस और पीपल कैन ट्रैवल टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, और इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की वजह से ट्रेड को एक इम्पेटस मिला, और आप क्या देखते हो कि इंडिया में गोल्ड का इनफ्लो बढ़ गया, जो आप समझ सकते हो वीमा खार्ड फेसिस के टाइम पे मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स मिलते थे। अब आप देख लो सेकंड पार्ट क्या है। मैम सेकंड क्या है? सेकंड है, सबको ये याद है, सिल्क रूट, चाइना का एंशिएंट सिल्क रूट, सारे मूवीज में आप लोग देखते होंगे। ये सारे रूट को कनिष्क लोग टेक अवे करते थे, पूरी तरीके से इस रूट को ओवरसी करते थे। जितने लोग इस एरिया से आ रहे हैं, जितने लोग इस एरिया से आ रहे हैं, वो कुषाण एम्पायर को टैक्स देते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनको तो नंबर 1 ट्रेड तो अपना बढ़ा है ही, उसके अलावा दूसरे कंट्रीज जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें भी एक तरह से प्रॉफिट मार्जिन कुषाण रखा करते थे। इस टाइम पे आप क्या देखते हो
कि भाई जो रूलर्स थे वो ना ही बुद्धिज्म की तरफ है, ना ही ये रूलर्स कंप्लीटली बुद्धिज्म की तरफ है, ठीक है। इनिशियल रूलर्स को अगर आप देखोगे, सम ऑफ देम वर टुवर्ड्स शैविज्म, वैष्णविज्म, ये सब टाइप का कल्चर आ चुका था। कनिष्क जो थे बुद्धिज्म लेते हैं। तो आप क्या देखते हो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कुशान्स रिलीजन जो है, रिलीजन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, रिलीजन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है। अब बोलेंगे मैम कोई एग्जाम्पल तो होगा, डेफिनेटली कोई एग्जाम्पल होगा। मैम हिंदुइज्म को या बुद्धिज्म को करा है, बुद्धिज्म का तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया कि भाई बुद्धिस्ट काउंसिल्स वगैरह रखा गया था। मैम वैष्णविज्म का भी कोई एग्जाम्पल दीजिए, ऑफकोर्स दे सकती हूँ। आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा अबाउट दिस ग्रीक एम्बेसडर जिसका नाम था हीलियोडोरस। हीलियोडोरस करके ग्रीक एक एम्बेसडर था। इस ग्रीक एम्बेसडर ने इंडिया में आके विष्णु के लिए, for Lord Vishnu, he made a tower, he made what is known as a pillar near विदिशा। विदिशा के पास मध्य प्रदेश में विष्णु जी के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रॉपर पिलर बना दिया। इसके साथ साथ आप क्या देखते हो कि कुषाण वर्षिप जो थे वो शिव जी के भी भक्त थे। उनके कॉइन्स में आप लोग देखोगे बुद्ध के बारे भी आप लोग जानते हो, गौतम बुद्ध को भी ये लोग बहुत पेट्रोनाइज करते थे, कुषाण रूलर्स बहुत ही ज्यादा पेट्रोनाइज करते हो। सो व्हाट यू आर सीइंग इज कि डेवलप हो रहा है हर तरफ से रिलीजन। आपको समझ में आ रहा होगा कि बुद्धिज्म में जो महायान बुद्धिज्म आया है वो कहीं ना कहीं कुषाण रूलर्स के चॉइस की वजह से आया है। After this what you will see is sharks had bought in the concept of rex legs। मैम रेक्स लेग्स मतलब यानी कि उन्होंने राजा के साथ डिविनिटी वाला कॉज जोड़ दिया था कि राजा जो है ही इज द सन ऑफ गॉड। हमने बोला व्हाट मैम, इसका मतलब जो राजा है उन्हें हम देव पुत्र भी बोल सकते हैं। दे यूज्ड टू कॉल हिम देव पुत्र, मतलब भगवान का बेटा, यानी कि भगवान के जो बेटे हैं, भगवान का जो सिस्टम है वो चीज ये लोग इंडिया में लेकर आ रहे हैं। These are the things that you will see। अच्छा अब देखिए गंधार आर्ट जो था वो पहले से था। मैंने आपको क्या बोला, कनिष्क ने 2 एम्पायर बनाए थे, एक का नाम था पुरुषपुर कैपिटल और एक का मथुरा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आप देखोगे 2 स्कूल्स ऑफ आर्ट बना। ये नहीं था कि ये स्कूल्स ऑफ आर्ट पहले नहीं था, बट इसे डेवलप करने में कुशान्स का बहुत बड़ा हाथ था। इसमें आप क्या देखोगे, पूरी तरह से गंधार स्कूल ऑफ आर्ट बना। मैम क्यों बना? भाई नॉर्थ वेस्ट की तरफ बना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की तरफ बना। तक्षशिला कहाँ है? इट इज इन द पाकिस्तान अफगानिस्तान एरिया। और इस एरिया में अगर आप देखते हो पहले इंडो ग्रीक रूलर्स रहते थे, इसीलिए हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रीक इन्फ्लुएंस या हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस है, ठीक है। और इसकी वजह से आप क्या देखोगे, एक डिस्टिंक्ट स्कूल खड़ा होता है, द ग्रेको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट। इसमें बहुत सारे कल्चर्स होते हैं गाइस, एक्रमियन यानी ग्रीक, पार्थियन कल्चर्स, इंडो ग्रीक, बैक्ट्रियन कल्चर्स, जो कि एक टिपिकल गंधार स्टाइल ऑफ आर्ट बनाता है। अब गंधार स्टाइल ऑफ आर्ट में गाइस क्या क्या है अच्छे से समझना, ठीक है, ताकि इसका डिफरेंस आपको समझ में आएगा। ये ना आप लोगों ने पहले देखा होगा, अगर आप लोगों ने कभी भी जूलियस सीजर तरह की नॉवेल्स पढ़ी हैं या पहले के बुक्स आपने देखा है, तो आप देखते होंगे उस वक्त के जो लोग थे उनका ऊपर का शरीर यूजुअली कपड़ों से ड्रेप नहीं रहता था, लेकिन लोअर बॉडी में वो लोग बहुत अच्छी तरीके से ड्रेप करके कपड़े पहना करते थे। लोअर बॉडी वाज वेल ड्रेप्ड। इसके अलावा ये लोग एक तरह का स्टोल लेते थे, और ये स्टोल जो रहता था वो वेरियस ड्रेप्स रहते थे उस स्टोल में। और ये सेम चीज आप देखोगे कि गंधार आर्ट में आपको दिखेगा, जिसमें बुद्ध के बॉडी पे व्हाट यू विल सी प्रॉपर तरह के ड्रेप्ड क्लोथ्स है। ये ड्रेप्स आप लोग देख रहे हो एकदम शार्प ड्रेप्स है, पूरी तरीके से आपको ये दिखेगा। इसके बाद ये इसका जो मटेरियल है वो ग्रे सैंडस्टोन या ब्लू ग्रे मीका है, ब्लू ग्रे मीका या रेड सैंडस्टोन। ये जो डिफरेंसेस है आपको प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट के व्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप प्लीज इसे गौर से सुने, ठीक है। ये जो ड्रेप है शार्प फोल्ड है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। वेरी गुड मैम।
अब एक बात बताइए, ये कहाँ डेवलप हुआ है? नॉर्मली समझिए, वेयर हैज इट हैज बीन डेवलप्ड? इट हैज बीन डेवलप्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया. व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंडो ग्रीक रूलर्स स्टेइंग इन दैट प्लेस, बिकॉज ऑफ द वेरियस एसिमिलेशन ऑफ कल्चर्स ऑफ द पार्थियंस, ऑफ द बैक्ट्रियंस इन दिस एरिया. किस चीज का बना हुआ है? ग्रे सैंडस्टोन, ब्लूमी का. बार बार बता रही हूँ. यहाँ पर आप क्या देखते हो? इनकी बॉडी पे अच्छे से देखो, देयर इज नो ज्वेलरी, माने मिनिमम ज्वेलरी के साथ ये लोग काम करते हैं. ठीक है, मिनिमम ज्वेलरी है यहाँ पे. बुद्धा का चेहरा जो है यहाँ पर बहुत ही स्पिरिचुअल जैसा है. देखकर ऐसा लगता है कि वो तपस्या में लीन है. बड़े ही डिटेल से उन्होंने बुद्धा का चेहरा बनाया है. अगर आप उनका बाल देखोगे, इफ यू सी हिज हेयर, इट इज वेरी कर्ली हेयर. एकदम कर्ली टाइप का वेवी हेयर सा बनाते हैं, वेवी हेयर ये बनाते हैं. और वैसे ग्रीक तरह की चीजें आप इसमें देखोगे कि भाई जो है फोरहेड जो है वो काफी बड़ा है. इट हैज अ वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े ईयर्स है, बहुत बड़ा फोरहेड है. मतलब टिपिकली जो कि एक ग्रीक गॉड के अंदर रहा करता था. इसमें आप क्या देखोगे? 4 तरह के योगिक पोजीशंस में योगा को बुद्धा को दिखाया गया है. ये योगिक पोजीशंस में एक है अभय मुद्रा. अभय मुद्रा मतलब अभय मुद्रा का मतलब, अभय मुद्रा का मतलब है कि डरो मत, डू नॉट फियर. फिर आप क्या देखोगे? भूमि पार्श्व मुद्रा. भूमि पार्श्व मुद्रा यानी कि धरती को छूता हुआ एक उनका पोजीशन आपको दिखेगा. तीसरा पोजीशन जो इस फिगर में है, तीसरा पोजीशन ध्यान मुद्रा, ध्यान लगाते हुए, मेडिटेट करते हुए बुद्धा. एंड फोर्थ पोजीशन है धर्म चक्र, धर्म चक्र मुद्रा. धर्म चक्र मुद्रा यानी जब बुद्ध जी अपना सरमन दे रहे होते हैं तब उनका जिस तरह का मुद्रा होता है, इस तरह पे आप इनको देखोगे. यूजुअली ये जो स्ट्रक्चर्स है ये मुद्रा के फॉर्म में है. ठीक है, अब मैं जब बात करूंगी, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, पहले आप इस डायग्राम को एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करके गौर से देखिए. इसमें आप क्या देखोगे कि ये जो आर्किटेक्चर है, आप लोगों ने देखा होगा इतना इंट्रिकेट आर्किटेक्चर यूजुअली इंडिया में ही होता है, और ये मथुरा में हुआ था. मथुरा तो यार आउटसाइड इन्फ्लुएंस से बहुत ज्यादा दूर है, तो जाहिर सी बात है अगर आउटसाइड इन्फ्लुएंस से इतना ज्यादा दूर है तो दिस इज इंडिजिनसली डेवलप्ड. नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस, यस और नो. यहाँ पर आप क्या देखोगे? मतलब आपके कुछ इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कहीं ना कहीं हिंदू टेम्पल्स में आपको देखने को मिलेंगे. तो ये जो है ये कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म दर्शाते हैं. यस, हिंदूज एंड बुद्धिज्म सबको मिक्स. ये जो मटेरियल था ये लाइटर मटेरियल, कैन यू सी दिस इज लाइटर मटेरियल. इनके सर का जो हैलो है, इनके पीछे का जो एरिया है, आप ये देखिए, ये ठीक से ये उतना डेकोरेटेड नहीं है, प्लेन है. इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मीका. यस, व्हाइट टाइप का मटेरियल है. यहाँ पर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है. यहाँ पर आप देखोगे बुद्धा का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं उतना स्पिरिचुअल नहीं है. ही इज नॉट लुकिंग वेरी स्पिरिचुअल. पोस्चर उनका बहुत डिफरेंट है. यहाँ पर वो काफी रिलैक्स लग रहे हैं गंधार में. यहाँ पर वो काफी ज्यादा ही लुक्स वेरी वेरी एनर्जेटिक. यहाँ पर आप क्या देखते हो कि बुद्धा के पीछे का जो एरिया है, ये जो हैलो एरिया है, ये बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है. ठीक है, बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है. और कहीं ना कहीं मैक्सिमम पोजीशंस में यू विल सी दैट ही इज सीटेड. एक बार बैठे रहते हैं, हाँ ये सब स्टैंडिंग पोजीशंस भी है, बट मैक्सिमम ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट सेज दैट ये जो है सीटेड पोजीशन में रहते हैं. यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में हमने लिख दिया है कि क्या डिफरेंसेस हैं. चलिए एक बार हम इसे एन्यूमरेट कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे अच्छे से. तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में इज द ग्रेको रोमन फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट. ठीक है, एक तरह का असिमिलेशन है आर्कमियन, पार्थियन एंड बैक्टीरियन इंडिविजुअल्स का. यहाँ पर मथुरा में आप क्या देखते हैं? कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं है. ठीक है, इसमें कोई खास ये नहीं है. बाद में क्या होता है, अगर जब ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप होता है तो ये यक्ष और यक्षिणी के इमेजेस को बनाता है. दिस इज मेड अप ऑफ ब्लू ग्रे मीका. दिस इज मेड अप ऑफ स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन. ये जो है यहाँ पर उनके कपड़ों पे ज्यादा फोकस है, यहाँ पर उनकी बॉडी पर ज्यादा फोकस है. यहाँ पर बुद्धा जो है वो बहुत सारे मुद्राज में दिखाए जाते हैं.
अभय मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में, धर्म चक्र मुद्रा में दिखाए जाते हैं। यहाँ पर उतना फ्लैशी नहीं है, ज्यादा डिटेल नहीं है, बस बुद्ध के शरीर को बना दिया गया है। यहाँ पर पूरे प्रॉपर तरीके से हेयर बनाया गया, ऐसे गोल गोल करके हेयर दिखाया गया कि वेवी हेयर है। यहाँ पर हेयर के ऊपर कोई खास फोकस ही नहीं। इनके पीछे का जो एरिया है, ये जो हैलो बोला जाता है, इस एरिया को हैलो बोलते हैं। ये हैलो बिल्कुल भी डेकोरेटेड नहीं है, मगर उनके इमेजेस बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव है। आप देखकर बोल सकते हो कि बुद्धा अभी क्या सोच रहे हैं। इन दिस केस हैलो पर बहुत ज्यादा फोकस है और इमेज पर उतना फोकस नहीं किया गया है। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट सिर्फ बुद्धिज्म पर फोकस करता है, सोली बुद्धिज्म के ऊपर। लेकिन आप जब बात करते हो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की, यू विल सी कि सारे रिलीजन्स पे इनका फोकस है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, विद दिस वी आर एंडिंग विद द पोस्ट मॉरियन एज ऑफ नॉर्थन इंडिया। इसका एक सेकंड पार्ट रहेगा गाइस, जो एक छोटा पार्ट रहेगा, दैट इज द एज ऑफ द सतवाहनास। और ये जो सतवाहना का टाइम है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट एट ऑल, प्लीज फील फ्री टू लेट अस नो। तो अगले क्वेश्चन में हम साउथ इंडिया के हिस्ट्री के बारे करेंगे। हम चोला, चेरा, पांड्या, सतवाहन, वो वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। Thank you so much for watching the video, guys. In case you people have any doubts, please feel free to reach us on our WhatsApp group. Have a great day ahead. Bye bye.